जंगल के अनमोल साथी। एक समय की बात है, एक विशाल और घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। यह जंगल बहुत ही समृद्ध था, क्योंकि इसमें हर प्रकार का पेड़ पौधा, फल फूल और झरने मौजूद थे। जंगल की खासियत थी उसकी विविधता। शेर, बाघ, हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी और पक्षियों की कई प्रजातियां यहाँ निवास करती थीं। लेकिन इस जंगल के जानवरों के बीच सबसे अनमोल चीज थी उनकी एकता और आपसी सहयोग। इस जंगल के राजा थे राजा शेरसिंह, जो बहादुर और न्यायप्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण ही जंगल में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं होती थी और हर जानवर अपनी भूमिका निभाते हुए खुशहाल जीवन बिता रहा था। शेरसिंह की मदद के लिए उनके साथ एक बुद्धिमान हाथी धीरेंद्र था, जो उनकी सेना का सेनापति भी था और उनके सबसे भरोसेमंद मित्रों में से एक था। हाथी धीरेंद्र का काम था जंगल में शांति बनाए रखना और राजा के आदेशों का पालन करवाना। जंगल की समस्याओं का प्रारंभ। जंगल में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ असामान्य घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले जंगल के छोटे जानवरों ने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा है। हिरण, खरगोश और अन्य छोटे जानवर जो अपने पीने के लिए नदी के पानी पर निर्भर थे, अब पानी के बिना परेशान हो गए। धीरे धीरे यह समस्या और बढ़ने लगी। पेड़ पौधे भी सूखने लगे और जंगल की हरियाली मुरझाने लगी। जंगल के जानवर चिंतित हो गए और उन्होंने शेरसिंह के पास जाकर अपनी समस्याओं को बताया। शेरसिंह ने तुरंत धीरेंद्र से कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि हमारी नदी का पानी क्यों सूख रहा है। अगर यह समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो पूरा जंगल संकट में पड़ जाएगा। धीरेंद्र ने अपने छोटे सहयोगियों बंदर मक्खन और लोमड़ी चतुरिका को जंगल के किनारे जाकर जांच करने का आदेश दिया, ताकि वे पता लगा सकें कि नदी का पानी क्यों कम हो रहा है। मक्खन और चतुरिका तुरंत अपने मिशन पर निकल पड़े। नदी के सूखने का रहस्य। मक्खन और चतुरिका ने जंगल के किनारे पहुंचकर देखा कि वहां कुछ मनुष्य जंगल में घुस आए थे और उन्होंने नदी के किनारे बांध बना दिया था। उस बांध के कारण नदी का पानी जंगल तक नहीं पहुंच रहा था, जिससे जंगल के जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। यह देखकर मक्खन और चतुरिका दोनों बहुत घबरा गए और तुरंत वापस लौटकर धीरेंद्र और शेरसिंह को सारी बात बताई। शेरसिंह ने गुस्से में कहा, इन मनुष्यों ने हमारे जंगल का हक छीन लिया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। धीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हमें धैर्य से काम लेना होगा। हमें मनुष्यों के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे हम उन्हें समझा सकें कि उनका यह कार्य हमारे लिए कितना हानिकारक है। जानवरों की सभा। शेरसिंह ने धीरेंद्र की बात से सहमति जताई और सभी जानवरों की एक बड़ी सभा बुलाई। इस सभा में जंगल के सभी प्रमुख जानवर उपस्थित थे। गैंडा बलराम, हिरण चंदन, तोता मीठू और भालू गजेश। शेरसिंह ने सभी को स्थिति बताई और पूछा, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने जंगल को बचा सकें। मीठू, जो बहुत ही समझदार और शांतिप्रिय पक्षी था, ने सुझाव दिया, हमें मनुष्यों से संवाद करना चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि उनका यह कार्य हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अगर वे समझ जाएं, तो वे हमें शायद हमारा पानी लौटा दें। बलराम, जो बहुत ही शक्तिशाली था, ने असहमति जताते हुए कहा, मनुष्य हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमें उनकी ताकत का जवाब अपनी ताकत से देना होगा। अगर हम उन्हें डराएंगे तो वे अपने आप हमारे जंगल से चले जाएंगे। चतुरिका, जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती थी, ने बीच का रास्ता सुझाया। उसने कहा, हमें पहले संवाद करना चाहिए, लेकिन अगर वे हमारी बात नहीं मानते तो हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। संवाद की शुरुआत। शेरसिंह ने चतुरिका की योजना को स्वीकार किया।
उन्होंने धीरेन्द्र और कुछ अन्य जानवरों के साथ एक दल बनाया जो मनुष्यों के पास जाकर शांति से बातचीत करेगा। इस दल में तोता मीठू, लोमड़ी चतुरिका और बंदर मक्खन भी शामिल थे। यह दल मनुष्यों के पास गया और उनसे कहा, हमारे जंगल का पानी सूख रहा है क्योंकि आपने नदी पर बांध बना दिया है। हम आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए पानी का रास्ता खोल दें। आपके इस कार्य से हमारे जीवन पर संकट आ गया है। मनुष्यों ने जानवरों की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कहा, हमने यह बांध अपनी जरूरतों के लिए बनाया है। हम भी पानी के बिना नहीं रह सकते। इसलिए हमें आपका यह अनुरोध स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। यह सुनकर जानवर निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे वापस जंगल लौट आए और शेरसिंह को सारी बात बताई। संघर्ष की ओर बढ़ता कदम। जब शेरसिंह को यह पता चला कि मनुष्यों ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने फिर से सभी जानवरों की सभा बुलाई। इस बार जंगल के सभी जानवर बहुत ही गुस्से में थे। बलराम और गजेश ने कहा, अब हमें मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है और हम चुपचाप इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन धीरेन्द्र ने फिर से शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को हल करने की सलाह दी। उसने कहा, हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर हम मनुष्यों से लड़ाई करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। हमें एक और मौका देना चाहिए और उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। शेरसिंह ने धीरेन्द्र की बातों से सहमति जताई और कहा, हमें संयम से काम लेना चाहिए। हम एक बार फिर मनुष्यों से बातचीत करेंगे, लेकिन अगर इस बार भी वे हमारी बात नहीं मानते तो हम अपने जंगल की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार रहेंगे। जानवरों की एकता और संघर्ष। शेरसिंह और धीरेन्द्र ने सभी जानवरों को एकजुट किया और इस बार वे मनुष्यों के पास बड़े दल के साथ गए। उन्होंने मनुष्यों से कहा, हम आपके साथ शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे जंगल के पानी को रोकते रहेंगे तो हम मजबूर होकर कोई और रास्ता अपनाएंगे। हम आपके साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम अपने जंगल की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्यों ने फिर से जानवरों की बातों को अनसुना कर दिया और कहा, हम अपनी जरूरतों को पहले रखेंगे। हमें भी जीने का अधिकार है और हम इस बांध को नहीं हटाएंगे। यह सुनकर जानवरों का गुस्सा फूट पड़ा। बलराम और गजेश ने तुरंत मनुष्यों के कैंप पर धावा बोल दिया। उन्होंने अपने मजबूत शरीर से मनुष्यों के तंबुओं को गिरा दिया। बंदर मक्खन ने पेड़ों से कूदकर मनुष्यों को डराने की कोशिश की और चतुरिका ने अपनी चतुराई से उनके उपकरण छीन लिए। संघर्ष का परिणाम। मनुष्यों को जानवरों की इस आक्रामकता का अंदाजा नहीं था। वे डर के मारे भागने लगे। लेकिन कुछ मनुष्यों ने जानवरों का सामना किया और अपने हथियार निकाल लिए। शेरसिंह और धीरेन्द्र ने देखा कि संघर्ष अब हिंसक होता जा रहा है। उन्होंने तुरंत सभी जानवरों को रोकने का आदेश दिया और खुद मनुष्यों के पास जाकर कहा, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। मनुष्यों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और कहा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो न केवल आप जानवरों का बल्कि हमारा भी नुकसान होगा। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा जिससे आप भी पानी पा सकें और हम भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। समझौते की ओर बढ़ता कदम। शेरसिंह और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मिलकर एक समझौता किया। मनुष्यों ने अपने बांध का कुछ हिस्सा तोड़ दिया ताकि पानी फिर से जंगल में बह सके और जानवरों ने उन्हें अपने जंगल में प्रवेश कर। यहाँ एक रोमांचक और प्रेरणादायक पशुओं की कहानी दी गई है जो 2500 शब्दों के करीब है। जंगल की एकता। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और घने जंगल में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते थे।
यह जंगल हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था और उसके चारों ओर छोटी छोटी नदियां और झरने बहते थे। इस जंगल का राजा एक साहसी और न्यायप्रिय शेर था, जिसका नाम शेरराज था। शेरराज जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखते थे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। इस जंगल में शेरराज का सबसे करीबी मित्र और सलाहकार एक बुद्धिमान हाथी था, जिसका नाम धीरू था। धीरू ने हमेशा अपने विवेक और अनुभव से शेरराज की सहायता की थी। जंगल के सभी जानवर हाथी धीरू का आदर करते थे, क्योंकि वह सभी की समस्याओं का समाधान करता था। शांतिपूर्ण जीवन। जंगल में शेर, हाथी, भालू, बंदर, खरगोश, हिरण, लोमड़ी, गैंडा और कई अन्य जानवर रहते थे। सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर खुश थे और जंगल के कानूनों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। छोटे जानवर बड़े जानवरों से डरते नहीं थे, क्योंकि शेरराज ने सभी जानवरों के लिए एक कानून बनाया था। हर जानवर की अपनी जगह है और किसी को भी किसी का शिकार नहीं करना चाहिए। इस कानून के कारण जंगल में शांति बनी रहती थी और सभी एक दूसरे के साथ सद्भावना से रहते थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, जंगल में कुछ समस्याएं उभरने लगीं। जानवरों के बीच छोटे छोटे झगड़े होने लगे और जंगल की शांति धीरे धीरे टूटने लगी। इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण था जंगल में भोजन की कमी। भोजन की कमी। एक साल जंगल में बारिश कम हुई और उसके कारण पेड़ पौधे सूखने लगे। घास और पेड़ पत्तियों की कमी के कारण शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। हिरण, खरगोश और ज़ेब्रा जैसे जानवरों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और धीरे धीरे वे कमजोर होने लगे। जब शाकाहारी जानवरों को भोजन नहीं मिला, तो मांसाहारी जानवरों के लिए भी शिकार करना कठिन हो गया। जंगल के कानून के अनुसार शेरराज ने किसी को भी शिकार करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए सभी मांसाहारी जानवर भी भूख से तड़पने लगे। एक दिन कुछ मांसाहारी जानवर, जिनमें तेंदुआ बलराम, भेड़िया कालू और लोमड़ी चतुरिका शामिल थे, शेरराज के पास गए और कहा, महाराज, अब हमें शिकार करने की अनुमति दें। शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन नहीं है और हम भूख से मर रहे हैं। अगर हमें शिकार करने की अनुमति नहीं दी गई, तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शेरराज ने गुस्से से कहा, हमारा जंगल हमेशा से शांति और एकता का प्रतीक रहा है। अगर हमने शिकार करने की अनुमति दी, तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। हमें एक और तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सभी की भूख मिटा सकें, बिना किसी को नुकसान पहुंचाएं। समस्या का हल ढूंढने की कोशिश। शेरराज ने हाथी धीरू को बुलाया और उसे समस्या का समाधान ढूंढने का निर्देश दिया। धीरू ने जंगल के अन्य बुद्धिमान जानवरों से चर्चा की, जिसमें गैंडा बलवंत, तोता मीठू और कछुआ समर्थ शामिल थे। सभी ने मिलकर सोचने की कोशिश की, लेकिन समस्या का कोई ठोस हल नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद धीरू ने एक विचार प्रस्तुत किया। उसने कहा, हमारे जंगल के पास एक बड़ा और समृद्ध जंगल है, जहां पानी की भी कमी नहीं है और वहां के पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं। अगर हम उस जंगल से भोजन मंगवाने की योजना बनाएं, तो हमारे जंगल के सभी जानवरों की भूख मिट सकती है। लेकिन इसके लिए हमें उस जंगल के राजा से अनुमति लेनी होगी। शेरराज ने धीरू के विचार को सराहा और उसे तुरंत उस जंगल के राजा से मिलने भेजा। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और समझदार बाघ था, जिसका नाम बाघराज था। धीरू और शेरराज के कुछ अन्य सलाहकार बाघराज के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। बाघराज से मदद की अपील। जब धीरू और उसके साथी बाघराज के दरबार में पहुंचे, तो बाघराज ने उनका स्वागत किया। धीरू ने बाघराज से विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे जंगल में इस साल बारिश की कमी हो गई है और इसके कारण हमें भोजन की भारी कमी हो रही है। हम आपसे सहायता की अपील करने आए हैं।
अगर आप हमें अपने जंगल से कुछ भोजन दे सकें तो हमारे सभी जानवरों की भूख मिट जाएगी और हमारा जंगल फिर से खुशहाल हो जाएगा। बाघराज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमारे जंगल में भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने जंगल की एकता और शांति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। अगर मैं देखता हूं कि आपके जंगल के जानवर वास्तव में एकजुट हैं और अपने नियमों का पालन करते हैं, तो मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। धीरू ने बाघराज को आश्वस्त किया कि उनके जंगल के सभी जानवर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सभी मिलकर एकजुट रहते हैं। बाघराज ने धीरू की बातों पर विश्वास किया और भोजन भेजने की तैयारी का वादा किया। जंगल में आंतरिक मतभेद। धीरू जब अपने जंगल वापस आया तो उसे उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह वापस पहुंचा उसने देखा कि जंगल के जानवरों के बीच मतभेद और झगड़े बढ़ गए हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के बीच विवाद शुरू हो गया था। मांसाहारी जानवर शिकायत कर रहे थे कि वे भूख से तड़प रहे हैं, जबकि शाकाहारी जानवर कह रहे थे कि वे पहले से ही कमजोर हैं और अब और अधिक डर में नहीं जी सकते। तेंदुआ बलराम और भेड़िया कालू ने शेरराज के खिलाफ विद्रोह का मन बना लिया। उन्होंने कहा, अगर हमें शिकार करने की अनुमति नहीं दी जाती तो हम खुद शिकार करेंगे, चाहे वह शेरराज के आदेशों के खिलाफ हो। जब यह बात शेरराज तक पहुंची तो उन्होंने सभी जानवरों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में शेरराज ने कहा, यह समय एकता और धैर्य का है। अगर हम इस कठिनाई का सामना एकजुट होकर करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। बाघराज ने हमारी मदद का वादा किया है और जल्द ही हमारे पास पर्याप्त भोजन आ जाएगा। महामिलन और संकट का हल। शेरराज की बातों से सभी जानवर शांत हो गए। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि आपसी लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा और अगर वे एकजुट रहेंगे तो वे इस संकट से उबर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद बाघराज ने अपने जंगल से भोजन भेजा। हाथी, धीरू और अन्य बड़े जानवरों ने उस भोजन को पूरे जंगल में वितरित किया। सभी जानवरों ने खुशी खुशी भोजन किया और उनकी भूख मिट गई। शेरराज ने सभी जानवरों से कहा, आज हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। हमारे जंगल में जो एकता और शांति थी वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कठिनाइयों का सामना एकजुट होकर करना चाहिए। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर और भी अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने समझ लिया कि आपसी सहयोग और समझ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम एकजुट रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपसी मतभेद और लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि एकता और सहयोग से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यहाँ एक रोचक और प्रेरणादायक पशुओं की कहानी दी गई है जो 2600 शब्दों के आसपास है। जंगल की अनोखी अदालत। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में सभी पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का राजा एक समझदार और साहसी शेर था जिसका नाम वीरसिंह था। वह हमेशा न्याय और समानता में विश्वास रखता था। शेर का एक विश्वासपात्र मंत्री था, एक बुद्धिमान हाथी जिसका नाम धीरेंद्र था। हाथी अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। शेर राजा अपने मंत्रिमंडल में अन्य कई जानवरों को भी रखता था, जैसे लोमड़ी, भालू, तोता और खरगोश। ये सभी जानवर मिलकर जंगल के प्रशासन को सही तरीके से चलाते थे। जंगल में सब कुछ शांतिपूर्ण और संतुलित था, जब तक कि एक दिन एक बड़ा विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। एक दिन जंगल के सबसे शांत जानवरों में से एक, हिरण, जिसका नाम चीतक था,
शिकायत लेकर शेर के पास आया। चीतक ने बताया, महाराज, आज सुबह जब मैं तालाब पर पानी पीने गया था, तभी वहां पर गेंडे रघु ने मेरी ओर बिना वजह हमला किया। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी उसने मुझे डराया और मेरे सींग को नुकसान पहुंचाया। शेर वीरसिंह ने गुस्से से कहा, यह तो अन्याय है। हमारे जंगल में कोई भी जानवर किसी पर बिना वजह हमला नहीं कर सकता। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। शेर ने तुरंत हाथी धीरेंद्र को आदेश दिया कि वह इस मामले की पूरी जांच करे और न्यायिक सभा का आयोजन करे। धीरेंद्र ने जंगल के सभी बड़े जानवरों को अदालत में बुलाया। अगले दिन जंगल के सभी जानवर उस न्याय सभा में इकट्ठे हुए। वहां शेर, हाथी, लोमड़ी और अन्य सभी जानवर उपस्थित थे। सभा में गेंडे रघु को बुलाया गया। रघु ने आते ही कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, महाराज। यह हिरण झूठ बोल रहा है। मैंने तो बस उसे अपनी जगह से हटने के लिए कहा था, क्योंकि वह मेरी रास्ते में खड़ा था। मैंने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। हाथी धीरेंद्र ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना। अब वह न्याय का फैसला करने की स्थिति में था, लेकिन उसने सोचा कि केवल बातों से सच तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उसने सभी जानवरों से कहा, हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। सभी गवाहों को बुलाया जाएगा। सभा में उपस्थित अन्य जानवरों को भी इस विवाद में गवाही देने का मौका दिया गया। पहले गवाह के रूप में तोता मीठू को बुलाया गया, जो उस समय तालाब के पास उड़ रहा था। मीठू ने कहा, मैंने देखा था कि चीतक तालाब के पास पानी पी रहा था और तभी रघु गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। मुझे नहीं पता कि रघु क्यों गुस्से में था, लेकिन मैंने देखा कि उसने चीतक को डराया और फिर उसकी सींग पर हल्की सी टक्कर मारी। इस गवाही के बाद धीरेंद्र ने भालू बलवंत को बुलाया, जो उस समय तालाब के पास मछलियां पकड़ रहा था। बलवंत ने कहा, मैंने कुछ दूर से देखा था कि रघु चीतक से बहस कर रहा था, लेकिन यह बात सही है कि उसने चीतक पर हमला नहीं किया। हाँ, वह गुस्से में था, लेकिन उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अब धीरेंद्र के सामने स्थिति थोड़ी साफ होने लगी थी, लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई थी। इसलिए धीरेंद्र ने दोनों पक्षों से कहा, हम तालाब के पास खुद जाकर जांच करेंगे। वहां से हमें और साक्ष्य मिल सकते हैं। सभा के सभी जानवर तालाब के पास पहुंचे। वहां पर उन्हें चीतक के पैरों के निशान और रघु के भारी पगचिह्न मिले, जो यह प्रमाणित कर रहे थे कि रघु ने वास्तव में चीतक का पीछा किया था। लेकिन धीरेंद्र को कुछ और खोजने की जरूरत थी। उसने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए तालाब के आसपास गहनता से जांच की। तभी उसने एक पेड़ के नीचे एक टूटी हुई शाखा देखी, जिस पर कुछ निशान थे। धीरेंद्र ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, यह शाखा बताती है कि यहाँ कुछ संघर्ष हुआ था। शायद रघु ने गुस्से में इस शाखा को तोड़ दिया, जिससे चीतक डर गया होगा। यह साफ है कि रघु ने चीतक को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी आक्रामकता ने चीतक को डरा दिया और नुकसान भी पहुंचाया। अब धीरेंद्र ने फैसला सुनाया, रघु, तुमने बिना वजह गुस्सा दिखाया और एक निर्दोष जानवर को डराया। हालांकि तुमने उसे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन तुम्हारा व्यवहार अनुचित था। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इसलिए तुम्हें सजा के रूप में 1 हफ्ते तक तालाब की देखभाल करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां पर किसी भी जानवर को कोई परेशानी न हो। रघु ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी सजा के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार जंगल में न्याय की विजय हुई और सभी जानवरों ने हाथी धीरेंद्र की बुद्धिमानी और निष्पक्षता की सराहना की। चीतक ने भी राहत महसूस की और उसने गेंडे रघु से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे रघु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से
जंगल में सभी जानवरों ने एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान और समझ का व्यवहार किया। शेर वीर सिंह ने घोषणा की, हमारा जंगल तभी तक सुखी रहेगा जब तक हम सभी एक दूसरे के प्रति सहनशील और दयालु रहेंगे। और इस प्रकार जंगल में फिर से शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया। कहानी का उद्देश्य। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। एक न्यायपूर्ण समाज वही है जहां सभी के साथ समान व्यवहार हो और किसी भी विवाद को शांति और समझदारी से हल किया जाए। यहाँ एक प्रेरणादायक और दिलचस्प पशुओं की कहानी दी गई है जो 2700 शब्दों के करीब है। जंगल का महामिलन। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और हरे भरे जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का नाम था सतपुड़ा का जंगल। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, बंदर, गैंडा, हिरण, लोमड़ी और कई पक्षी भी। जंगल बहुत ही शांतिपूर्ण और समृद्ध था क्योंकि सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिससे सारे जानवरों की दुनिया बदल गई। जंगल के राजा शेर राजवंत एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा थे। उन्होंने हमेशा जंगल के सभी जानवरों के हितों की रक्षा की। वह रोज जंगल का दौरा करते और सुनिश्चित करते कि हर जगह शांति और सौहार्द बना रहे। शेर के सबसे करीबी सलाहकार थे एक बुद्धिमान हाथी धीरेंद्र। हाथी धीरेंद्र अपनी समझदारी और विवेकशीलता के लिए पूरे जंगल में जाने जाते थे। सभी जानवरों की खुशहाली में सबसे बड़ा योगदान था जंगल के नियमों का पालन करना। जंगल का सबसे महत्वपूर्ण नियम था, हर जानवर स्वतंत्र है, परंतु किसी को भी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन करते हुए जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी भूमिकाओं में जुटे रहते थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, जंगल में नई समस्याएं उभरने लगीं। एक दिन जंगल के किनारे बसे एक गांव से कुछ मनुष्य जंगल के अंदर घुसने लगे। वे पेड़ों को काटने लगे, जंगली जानवरों का शिकार करने लगे और जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगे। यह देखकर सभी जानवर चिंता में पड़ गए। पहली समस्या, जंगल पर खतरा। एक दिन शेर राजवंत ने जंगल की एक सभा बुलाई। सभी जानवर वहां इकट्ठे हुए। सभा में राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे जंगल पर बड़ा संकट आ गया है। मनुष्यों ने हमारे जंगल में घुसपैठ शुरू कर दी है। वे हमारे पेड़ों को काट रहे हैं और हमारे भाई बहनों का शिकार कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा जंगल समाप्त हो जाएगा। सभा में सभी जानवर सहमति में सिर हिलाने लगे। हिरण चंदन ने कहा, हम यह नहीं सह सकते। मनुष्य हमारे घर को नष्ट कर रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। तोता मीठू ने सुझाव दिया, हम सभी को मिलकर एक योजना बनानी चाहिए जिससे हम मनुष्यों को हमारे जंगल से दूर रख सकें। हमें एकजुट होकर अपनी शक्ति दिखानी होगी। लेकिन गेंडे बलराम ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन मनुष्यों के पास हथियार हैं, वे हमसे अधिक चालाक और खतरनाक हैं। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? शेर राजवंत ने गंभीरता से कहा, हमें अपनी एकता पर भरोसा करना होगा। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। सभा में सबने तय किया कि अगले कुछ दिनों तक सभी जानवर अपनी क्षमताओं का आकलन करेंगे और फिर एक बड़ी योजना बनाएंगे। दूसरी समस्या, आपसी मतभेद। जैसे ही सभी जानवर अपनी अपनी भूमिकाओं की तैयारी करने लगे, कुछ जानवरों के बीच आपसी मतभेद उभरने लगे। बंदर मक्खन और लोमड़ी चतुरा के बीच विवाद हुआ। मक्खन ने कहा, मैं बहुत फुर्तीला हूँ, मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ और दूर दूर तक देख सकता हूँ। मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हूँ। चतुरा ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, तुम सिर्फ पेड़ों पर कूदने वाले हो।
असली दिमाग मेरे पास है। मैं योजनाएं बनाऊंगी और तुम्हें सिर्फ मेरा पालन करना होगा। इस बहस के कारण धीरे धीरे अन्य जानवर भी दो गुटों में बंटने लगे। एक तरफ बंदर और पक्षी थे जो अपनी फुर्ती और गति पर गर्व करते थे, और दूसरी तरफ बड़े जानवर थे जैसे गैंडे, हाथी और भालू जो अपनी ताकत पर गर्व करते थे। शेर राजवंत और हाथी धीरेंद्र को यह देखकर चिंता हुई। वे जानते थे कि अगर जानवरों के बीच मतभेद बढ़ते रहे तो वे कभी मनुष्यों का सामना नहीं कर पाएंगे। समाधान की तलाश। राजा और मंत्री ने जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर, एक पुराने और अनुभवी कछुए समर्थ से सलाह लेने का निश्चय किया। समर्थ उम्रदराज थे, परंतु उनका अनुभव और ज्ञान अद्वितीय था। वे हमेशा से जंगल के लिए हितकारी फैसले लेते रहे थे। राजा और मंत्री समर्थ के पास गए और उन्हें सारी स्थिति बताई। समर्थ ने धीरता से सुना और फिर कहा, यह कोई असामान्य बात नहीं है कि जब किसी समुदाय पर संकट आता है तो आंतरिक मतभेद भी उभरने लगते हैं। लेकिन समाधान एक ही है, संवाद और सहयोग। हमें सभी जानवरों को एक साथ लाना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि वे एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। महामिलन की योजना। समर्थ की सलाह पर शेर राजवंत ने एक बड़ा आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और वहां एक विशेष सभा बुलाई। सभा का नाम था महामिलन। सभा में शेर ने सबसे पहले अपनी बात रखी। जंगल के मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी के लिए यह समय एकजुट होने का है। मनुष्यों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी ताकत और बुद्धिमानी को एक साथ मिलाकर काम करें। हम सभी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं और अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। फिर हाथी धीरेंद्र ने कहा, बड़े जानवरों की ताकत के बिना छोटे जानवर सुरक्षित नहीं हैं, और छोटे जानवरों की फुर्ती और बुद्धिमानी के बिना बड़े जानवर भी असहाय हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद कछुए समर्थ ने सबको एक कहानी सुनाई। बहुत पहले की बात है, एक किसान के पास एक मजबूत और बहुत लंबा बांस का पेड़ था और उसके पास एक छोटा और पतला बेल का पौधा भी था। बांस का पेड़ हमेशा बेल का मजाक उड़ाता था कि वह कितना कमजोर है। एक दिन तेज आंधी आई, बांस का पेड़ टूट गया, लेकिन बेल आंधी के साथ लहराती रही और बच गई। इस कहानी का यही मतलब है कि ताकत और लचीलापन दोनों जरूरी हैं। आपसी मतभेद का हल। सभा में कछुए की कहानी सुनकर सभी जानवरों ने सोचना शुरू किया। बंदर मक्खन और लोमड़ी चतुरा ने अपनी गलती महसूस की और एक दूसरे से माफी मांगी। मक्खन ने कहा, चतुरा, मैं समझता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमानी के बिना मेरी फुर्ती बेकार है। हमें एक साथ काम करना चाहिए। चतुरा ने भी सहमति व्यक्त की, मक्खन, तुम्हारी गति और फुर्ती से हम हर खतरे से बच सकते हैं। हमें अपने मतभेद भूलकर एकजुट होना होगा। धीरे धीरे अन्य जानवरों ने भी अपने मतभेद भुलाए और सबने एक साथ काम करने का निश्चय किया। योजना का क्रियान्वयन। अब जब सभी जानवर एकजुट हो गए थे तो उन्होंने मनुष्यों को जंगल से बाहर निकालने की योजना बनाई। बंदर और पक्षी ऊंचे पेड़ों से निगरानी करते रहे, जबकि बड़े जानवर जैसे हाथी, गैंडा और भालू मनुष्यों के आने पर उन्हें डराने के लिए तैयार हो गए। जब मनुष्य अगले दिन जंगल में पेड़ों को काटने आए तो उन्हें जानवरों के इस संगठित दल का सामना करना पड़ा। बंदरों ने पेड़ों से उन्हें डराने के लिए शोर मचाया, पक्षियों ने चहचहाते हुए आकाश में उड़ान भरी और बड़े जानवरों ने झुंड बनाकर मनुष्यों का सामना किया। मनुष्य जानवरों की इस एकता को देखकर घबरा गए और भाग खड़े हुए। उन्होंने समझ लिया कि यह जंगल अब सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर दोबारा आना खतरनाक हो सकता है। अंत में एकता की जीत।
जंगल के सभी जानवर खुश थे। उन्होंने अपने जंगल को बचा लिया था और अब वे समझ गए थे कि आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता से ही वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। शेर राजवंत ने घोषणा की, आज हमने न केवल अपने जंगल को